दोस्तों, मोदी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट की तलवार लटक रही है क्योंकि 2024 चुनाव में मोदी जी की जीत और हार अब सीजीआई चंद्रचूड़ के हाथ में है। 2024 चुनाव से पहले पहले 4 और बड़े मुद्दे पर गाज गिर सकती है मोदी सरकार पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई चंद्रचूड़ ऐसे कुछ मामले में फैसला सुनाने जा रहे हैं जिसका सीधा असर 2024 चुनाव के नतीजे पर होगा। कौन कौन से मामले पर फैसला आने वाला है बताएंगे आगे आपको वीडियो में विस्तार से, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। और सबसे पहले आजाद मीडिया को सपोर्ट करने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब कीजिएगा। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। 2024 चुनाव से ठीक पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खुला, उसे इतना तो साफ हो गया कि बीजेपी के लिए, मोदी के लिए राह आसान तो नहीं है। इस बार 19 अप्रैल से चुनाव शुरू होने जा रहा है, 4 जून को नतीजे आएंगे और इस बीच सुप्रीम कोर्ट भी कई अहम मामले की वर्डिक्ट सुना सकता है। कई मामलों में फैसला आएगा जो 2024 का दिशा और दशा तय करेगा। नवंबर 2024 में सीजीआई चंद्रचूड़ रिटायर होंगे। उससे पहले सीजीआई चंद्रचूड़ ऐसे अहम फैसले सुनाकर जाएंगे जिसके लिए भाजपा और भाजपाई सरकार अभी से डरी हुई है और शायद इतिहास सीजीआई चंद्रचूड़ को याद रखेगा। एक एक कर आपको मैं बताऊंगी वो फैसले क्या है। पहला कि ईडी के हकों पर रिव्यू पिटीशन, यानी प्रवर्तन निर्देशालय को, ईडी को जो अपार शक्तियां दी गई है, क्या सुप्रीम कोर्ट उस पर अंकुश लगाने जा रहा है? 2024 में इस पर बड़ा फैसला आएगा जिसका सीधा असर 2024 चुनाव में होगा। 27 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तारी, संपत्ति जब्ती, कुर्की के साथ साथ सर्च करने का अधिकार है। इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई थी और अभी हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से ईडी का इस्तेमाल तमाम पूर्व सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने, पूर्व जस्टिस ने, पूर्व जजों ने यह बात साफ कर दिया है कि ईडी अब बदले की कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। अब सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच के सामने यह मामला आया था। बेंच के सामने जब केंद्र सरकार ने कहा उन्हें जवाब के लिए वक्त चाहिए, तब मामले की सुनवाई टालते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला चीफ जस्टिस के सामने भेजा जाएगा और नई बेंच का गठन करेंगे। नई बेंच सुनवाई करेगी और फिर फैसला होगा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कई बार ईडी को अपने दायरे में रहने के लिए और बदले की कार्रवाई से कहीं ना कहीं दूर रहने की सलाह दी है। साथ में ईडी की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए गए। जिस तरह से ईडी बदले की कार्रवाई करती हुई आए दिन नजर आ रही है, जिस तरह से चुन चुनकर सिर्फ विपक्षी नेताओं पर ईडी काम करती हुई नजर आ रही है, वो सवालों के घेरे में है। अगर इस पर अंकुश लगती है तो मोदी सरकार पर गाज गिरेगी। इसीलिए इस पर फैसला काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और माना जा रहा है कि अगले महीने तक इस पर फाइनल वर्डिक्ट आ जाएगा, जो कहीं ना कहीं 2024 चुनाव के 4 जून के नतीजों को बुरी तरह से प्रभावित करेगा। दूसरा, दिल्ली में सर्विसेज केस पर सुनवाई। सर्विसेज मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र ने नया कानून बनाया, यानी अगर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि नहीं, आपकी दखलंदाजी दिल्ली सरकार पर नहीं चलेगी, दिल्ली सरकार अपने हिसाब से जैसा काम कर रही है वो करेगी, आप दखलंदाजी नहीं दे सकते, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार अध्यादेश लाती है, नए कानून बनाती है और जिस कानून को अब दिल्ली सरकार ने फिर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस पर संवैधानिक बेंच सुनवाई करने वाली है। दिल्ली सरकार ने कहा था कि क्योंकि संसद में अब कानून पास कर दिया गया है, ऐसे में याचिका में बदलाव वो चाहते हैं, अब वो एक्ट को चुनौती देना चाहते हैं। संसद ने इस मामले में जीएनसीटी दिल्ली संशोधन बिल 2023 को पास करा दिया। इसे दिल्ली सर्विस बिल कहा जाता रहा।
इसके तहत केंद्र के ब्यूरोक्रेट की पोस्टिंग और ट्रांसफर का प्रावधान किया जाएगा। यानी मोदी सरकार दिल्ली सरकार से अधिकार छीनना चाहती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया, जिसे कानून ला करके सरकार ने बदल दिया। और अब वही मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट अंतिम फैसला सुना सकता है अगले महीने में ही। और ये कह सकते हैं कि नहीं जनाब, दिल्ली सरकार, केजरीवाल की सरकार अपने हिसाब से कामकाज करेगी और कोई भी ब्यूरोक्रेट की ट्रांसफर, पोस्टिंग ये उनके हाथों में होगी, आपके हाथों में नहीं। ये बड़ा फैसला अगर 24 चुनाव के बीचों बीच आ जाता है तो वो नरेंद्र मोदी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। तो वही तीसरा मुद्दा जो है वो है मुफ्त चुनावी वादों को परखा जाएगा। मुफ्त उपहार बांटने के खिलाफ दाखिल अर्जी पर जल्द सुनवाई की गुहार लगाई गई है। याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय के वकील ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में जो फैसला दिया था उस पर दोबारा विचार की जरूरत है। उस फैसले में कहा गया था कि राजनीतिक पार्टी चुनावी घोषणा पत्र में जो वादा करती है वो करप्ट प्रैक्टिस नहीं है। याची ने कहा था कि चुनाव से पहले वोटरों को लुभाने के लिए मुफ्त उपहार देने का वादा करने वाले राजनीतिक पार्टियों की मान्यता रद्द की जाए। मुफ्त उपहार चुनाव में दिए जाने के चलते IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 205 लाख करोड़ का कर्जा भारत पर है, ये साफ कर दिया है, भारत सरकार पर है। और ये सब कुछ सिर्फ मुफ्त में अनाज, मुफ्त में चावल, मुफ्त में एक तरह से वोटरों को लुभाने के लिए जो कुछ भी बांटा जाता है उसके चलते हमारे देश की सरकार पर, हम पर इतना ज्यादा कर्जा है। ये IMF की रिसेंट रिपोर्ट है जिसमें यह पाया गया कि हमारे देश पर इस समय 205 लाख करोड़ का कर्जा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इस पर बहुत जल्द अपना फैसला सुनाने वाला है। सुनवाई शुरू हो जाएगी और जिसके बाद खैर शायद 2024 चुनाव में ना हो, लेकिन उसके बाद जितने भी चुनाव होंगे उसमें शायद ये मुफ्त का सामान, मुफ्त का चीजें बांटना जो है उस पर अंकुश सुप्रीम कोर्ट लगा सकता है और ये फैसला CJI चंद्रचूड़ कर सकते हैं। वहीं चौथा है असम में नागरिकता से जुड़े धारा 6A की वैधता। असम में नागरिकता से संबंधित मुद्दा हमेशा से ही चुनाव को प्रभावित करने का मुद्दा रहा। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने 12 दिसंबर को असम में नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 17 याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। धारा 6 से असम समझौते के तहत आने वाले अप्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने से संबंधित है, यानी यह मामला CAA से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, उसका एक एक्सटेंशन वर्जन है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, MM सुदेश और JB पारदीवाला, मनोज मिश्रा की संविधान पीठ के समक्ष अल असम अहम एसोसिएशन और अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया है कि धारा 6A अपने आप में पूरी तरह से अनुचित है। पीठ को बताया गया है कि इससे असम के स्थानीय लोगों के रोजगार सहित कई पहलुओं पर प्रभाव पड़ सकता है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि धारा 6A भारतीय संविधान के मूल ताने बाने और प्रस्तावना के निहित धर्मनिरपेक्षता, बंधुत्व और भाईचारे के मूल्य का उल्लंघन करती है। केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए पीठ के समक्ष स्पष्ट किया कि धारा 6A की संवैधानिक वैधता की जांच का नागरिकता अधिनियम में किसी अन्य संशोधन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये असम में बीजेपी सरकार को बड़ा प्रभावित करेगा और साथ में केंद्र को भी, क्योंकि असम में अब बाहर से कोई आता है, अगर आप उन्हें वहां की नागरिकता देना चाहते हैं, ऐसे में वहां की जो आम पब्लिक है, जो असमीज है, उनके मन में तो सवाल पैदा होगा कि हमारे खाने पीने के लिए कुछ बचा हुआ नहीं है, हमारे पास रोजी रोटी के लिए कुछ इंतजाम नहीं है, हमारे पास नौकरियां नहीं है, हमें सुविधाएं नहीं मिल रही है, या जो सुविधाएं हमें मिलती वो अब इतने लोगों में बढ़ जाएगा। ये कहीं ना कहीं CAA से ही जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिसे लेकर के असम में लोग बुरी तरह से सरकार का, डबल इंजन सरकार का विरोध करती हुई वहां की जनता नजर आ रही है। ऐसे में इन 4 अहम मुद्दों पर अगले 1-2 महीने में सुप्रीम कोर्ट में या तो फैसला आएगा या तो सुनवाई शुरू हो जाएगा, जो पूरी तरह से 2024 चुनाव के नतीजे को प्रभावित करेगा। और आगे चल के जब तक DY चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तब तक इन 4 मुद्दे पर वो ऐसा फैसला सुना करके जाएंगे जिससे इतिहास उन्हें याद रखेगा। और मोदी सरकार अगर फिर से तीसरी बार के लिए मोदी जी चुनकर के आते हैं तो उन्हें एक बड़ा झटका लगेगा।
फिलहाल इस पूरे विषय को आप किस तरह से देखते हैं? इनमें से एक दो मामले ऐसे हैं, जैसे ईडी का मामला है, दिल्ली का मामला है। ये कुछ मामले हैं जो चुनाव से पहले ही या नतीजे डिक्लेयर होने से पहले ही, चुनाव के दौरान ही इन पर वर्डिक्ट आ जाए, फाइनल वर्डिक्ट आ जाए, तो उसका पूरी तरह से प्रभाव जो है 2024 चुनाव के नतीजे पर होगा। ऐसे में सीजीआई चंद्रचूड़ ने तो इलेक्टोरल बॉन्ड का पिटारा खोलकर ही भारतीय जनता किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए काली दुनिया से पैसा इकट्ठा करती रही, उसका खुलासा तो हो ही गया है। और इसमें सिर्फ बीजेपी नहीं, टीएमसी भी है, कुछ हद तक कांग्रेस भी है। लेकिन इस खुलासे ने इतना तो साफ कर दिया कि सीजीआई चंद्रचूड़ में वो दम है जिसके बलबूते पर वो सत्ता गिराने की क्षमता भी रखते हैं। लेकिन वो तो अलग बात है कि टीवी मीडिया पर इसकी कोई प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है जिस तरह से मनमोहन सरकार के दौरान हुआ करता था। अगर हर कोई पत्रकार, बड़े बड़े एंकर, सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत, ये सब पूछने लग जाए ना कि नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आपने कितने करोड़ के घोटाले किए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और सत्ता गिरने में 2 दिन भी नहीं लगेंगे। ऐसे में ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्द सरकार को झटका देने वाला है। इस पूरे विषय को आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसे तमाम खबरों को पाने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आप देख ही पा रहे होंगे किस तरह से सच को दबाने की, कुचलने की, स्वतंत्र मीडिया के मुंह पर ताला लगाने की कोशिश सरकार कर रही है। वहीं पर देश नीति बेबाक, बेखौफ होकर आप तक सच्ची खबरें पहुंचा रहा है। ऐसे में आपका भी फर्ज बनता है दोस्तों कि आप देश नीति को अपना भरपूर प्यार दे, सपोर्ट दे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बार बार कह रही हूं, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और रिपोर्ट को लाइक करते हुए जाइएगा। अगर आपसे हो सके तो थैंक्स ऑप्शन के जरिए आप देश नीति को आर्थिक तौर पर मदद भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।